तो हेलो। आज का जो हमारा लेक्चर है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सीरीज़ का एक लेक्चर है। तो इसी लेक्चर में हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बता देना चाहता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसी में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी से हार्ट किस तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना ये खींचता है, यानी रिसीव कर लेता है, और फिर ये हार्ट में किन किन चैम्बर से गुजर जाती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये लंग्स को किस तरह ये हार्ट भेज देता है, फिर लंग से वापस हार्ट में किस तरह आती है, और फिर ये हार्ट पूरी जिस्म में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये जो है ना ये लेक्चर हम आज स्टडी करेंगे और इसका नाम है द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। तो इसी लेक्चर में हम ये पॉइंट बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हमारा हार्ट किस तरह पूरी जिस्म से ब्लड को कलेक्ट कर देती है, और फिर किसी तरह ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस लंग्स में भेज देती है। लंग्स में ये तो ज़ाहिर है इसकी ऑक्सीजनेशन होगी, फिर लंग से ये वापस हार्ट में किस तरह आती है, और फिर हार्ट से ये वापस किस तरह पूरी जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट होती है, पूरी जिस्म में किस तरह ये हार्ट इसको ब्लड को सेंड कर देती है। तो ये लेक्चर की मेन पॉइंट्स और मेन आइडिया है। तो इसी लेक्चर का नाम है फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। तो ये जो हार्ट होता है ना, हार्ट हमारे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर मौजूद है, यानी इसी जगह पर मौजूद है। तो जो हार्ट की से ऊपर रीजन है, यानी ये वाला रीजन मेरे हार्ट से लेकर सर तक, ये जो रीजन है इसको हम सुपीरियर बोल देते हैं, और इसकी जो निचला वाला रीजन होता है जो नीचे होता है इसको हम बोलते हैं इंपीरियर। तो जो वीन्स जहन में याद रखना, जो वीन्स हमारे हेड से, हमारे कान से, हमारे नोज से, हमारे हैंड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की राइट एट्रियम में लाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना केवा बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना केवा बोल लेते हैं। हम अब सुपीरियर वेना केवा को पूरी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो ये है सुपीरियर वेना केवा क्या है? ये हमारी बॉडी में वीन इन द बॉडी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ये एक वीन है। वीन में हमेशा कौन सी ब्लड होगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ये क्या करेगी? फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, यानी ये हमारी बॉडी की अपर हिस्सा है ना, तो इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी? कलेक्ट करेगी और हार्ट के राइट एट्रियम में लाएगी। ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब मेरा हार्ट इसी जगह पर मौजूद है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर मौजूद है। तो हार्ट तो लेफ्ट साइड पर मौजूद है ना, तो एक इस तरह है ना, ये मेरा राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। तो ये राइट और लेफ्ट साइड से कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा? ये तो सिर्फ हम एक वीन की बात करेंगे ना, सुपीरियर वेना केवा तो एक वीन है। तो इसका मतलब क्या है कि रास्ते में इसी सुपीरियर वेना केवा की दो ब्रांचेस है, ये यहाँ पर मैंने बनाए हैं। तो जो वीन राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? दो वीन्स होते हैं बेसिकली, यहाँ पर मैंने लिख दी हुई, तो मैं आपको बता देता हूँ। राइट ब्रांकोसेफेलिक वीन एंड लेफ्ट ब्रांकोसेफेलिक वीन, यानी एक यो वीन होता है ये राइट तरफ गया होता है और एक लेफ्ट तरफ गया होता है। तो ये दोनों वीन्स क्या कर देते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट और लेफ्ट साइड से क्या कर देते हैं? कलेक्ट कर देते हैं। और फिर ये रास्ते में किस जगह पर? T3 और T4 पर ये दोनों मिल जाते हैं, यानी राइट और लेफ्ट वाला जो ब्रांकोसेफेलिक वीन है ना, ये T3 और T4 जो वर्टिब्रा है ना, इस पर क्या हो जाए? थोरैसिक वर्टिब्रा, इस पर क्या हो जाती है? दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। यानी जिस तरह ये दोनों पाइप जो है ना इकट्ठी हुई है इसी जगह पर। फर्ज कीजिए ये राइट ब्रांकोसेफेलिक वीन हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो ये वाला रीजन जो है ना, ये वाला ये क्या है? फर्ज कीजिए ये T3 और T4 है। तो ये दोनों T3 और T4 पर ये दोनों वीन्स इकट्ठे हो जाते हैं और फिर इनसे एक ही वीन बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना केवा बोल लेते हैं। अब ये सुपीरियर वेना केवा जो है ना, ये हमारे स्टर्नम, एक वीन एक राइट ब्रांकोसेफेलिक वीन से आया है, एक लेफ्ट ब्रांकोसेफेलिक वीन से आया है। ये दोनों रास्ते में T3 और T4 पर इकट्ठे हुए, इनसे एक वीन बना सुपीरियर वेना केवा। तो ये सुपीरियर वेना केवा फिर हमारे जो स्टर्नम है ना, हमारा स्टर्नम जो है ना, हमारे स्टर्नम की राइट साइड की तरफ आता है। मतलब जो हमारा स्टर्नम होता है, ये मेरा स्टर्नम है ना ये, तो इसकी जो राइट साइड है ना, इसकी नीचे, इसकी बीच, इसके अंदर, आप समझ गए, इसके अंदर यानी बैक साइड पर ये राइट साइड में होता है और फिर हार्ट के राइट एट्रियम में ये खुलता है, यानी ये राइट एट्रियम में जाती है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि सुपीरियर वेना केवा जो है ना, ये दो वीन से बन जाता है।
एक को हम राइट ब्रांकोसेफेलिक बोलते हैं, एक को हम लेफ्ट ब्रांकोसेफेलिक बोल लेते हैं। ये राइट ब्रांकोसेफेलिक और लेफ्ट ब्रांकोसेफेलिक किस मुकाम पर दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, तब इनसे एक क्वीन बनेगा, सुपीरियर वेना केवा बनेगा। तो ये T3 और T4 है, ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। दूसरा, ये फिर हमारी जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम की बैक साइड और राइट साइड, बैक साइड और राइट साइड की तरफ फिर राइट एट्रियम में खुल जाते हैं। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। तो ये जो है ना, ये मैंने हार्ट की 4 चैम्बर्स बनाए हैं, आपको पता भी होगा। मैं दोबारा, हार्ट की 4 चैम्बर्स है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो सुपीरियर वेना केवा होता है ना, तो ये हार्ट की राइट एट्रियम में खुलता है। तो इसमें कौन सी ब्लड होगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी। अब ये चीज़ थोड़ा सा अभी स्किप कर लेता हूँ, हम इसकी तरफ जाते हैं कि अब ये सुपीरियर वेना केवा का एग्जैक्ट लोकेशन कौन सा है। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ये अगर आपको याद भी नहीं हुआ तो ये आप याद रखें तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया आपकी लोकेशन। सुपीरियर वेना केवा लाइज ऑन द राइट अपर चेस्ट, ऑन राइट अपर चेस्ट, यानी जो हमारा चेस्ट की जो राइट साइड है, जो स्टर्नम है, इसकी राइट साइड में ये सुपीरियर वेना केवा मौजूद होगी। एक बात ये आप जहन, एक तो हो गई कि सुपीरियर वेना केवा लेफ्ट साइड में मौजूद होगी या राइट साइड में, तो राइट साइड में होगी, ये भी हो गया। दूसरा, ये सुपीरियर वेना केवा जिस तरह हम बोलते हैं ना T3 और T4 पर ये जो है ना, ये सुपीरियर वेना केवा शुरू हो जाती है, तो इसी जगह ये भी आपने याद रखना है। दूसरा, स्टार्टिंग बिहाइंड द फर्स्ट राइट कोस्टल कार्टिलेज, तो ये राइट जो हमारा फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है ना, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, तो ये राइट साइड में जो होता है, तो ये इनसे शुरू हो जाता है और फिर ये डाउन यानी नीचे की तरफ आता है, इस तरह नीचे की तरफ आता है। फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से शुरू हुआ और फिर ये नीचे की तरफ आता है। दूसरा, एंड द राइट साइड ऑफ द स्टर्नम, और स्टर्नम की राइट साइड में, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एंड ओपन इनटू द थर्ड कोस्टल कार्टिलेज, और ये थर्ड कोस्टल कार्टिलेज पर ये फिर क्या होगा? राइट एट्रियम में ओपन होगी। ये भी आपने जहन नशीन कर ली। ये अगर आपको याद भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सुपीरियर वेना केवा किस जगह से शुरू होगी, यानी किस जगह पर मौजूद है? स्टर्नम के राइट साइड पर, ये तो हो गया। किस जगह से शुरू हुआ? फर्स्ट राइट कोस्टल कार्टिलेज से शुरू हुआ, एक। दूसरा, फिर ये नीचे की तरफ आता है, इस तरह नीचे की तरफ आता है थर्ड कोस्टल कार्टिलेज पर, ये राइट एट्रियम में, यानी इसी जगह पर ये ओपन हो जाता है। ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। अब ये इसकी लेंथ और वेट और प्रेशर के बारे में मैंने लिखा है। तो अब ये क्या है, तो आप खुद सोचें, लॉजिकली क्रिटिकली थोड़ा सा सोचें। हमारा जो हार्ट होता है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर मौजूद होता है। हमारा हार्ट फर्ज कीजिए इसी जगह पर मौजूद है, ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। तो मेरे सर के दरमियान और हार्ट के दरमियान डिस्टेंस कम है का ना, कम है बनिस्बत मेरे पाँव के। तो इसी वजह से ये शॉर्ट है, यानी इसका लेंथ कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि इसका लेंथ कितना है? 7 सेंटीमीटर है। अब इसका विड का मतलब ये है कि ये जो वीना है ये कितना मोटा है, कितना मोटा है? तो ये 2 सेंटीमीटर मोटा है, यानी पर इसके ये एक हो गया, पर इसके मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये कम मोटा है और ये क्या है? ज़्यादा मोटा है। तो इसी तरह इस जो वीन है सुपीरियर वेना केवा, इसका विड इसी तरह, ये कितना है? ये 2 सेंटीमीटर है और लेंथ 7 सेंटीमीटर है। अब तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट है वो क्या है, ये आपने गौर से याद रखना है। अब हमारी बॉडी से, हम मेरे सर से, कान से, आँख से, आर्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इसी सुपीरियर वेना केवा में आएगी, इसी सुपीरियर वेना केवा में आएगी, तो इसी सुपीरियर वेना केवा पर ये फ्लूइड क्या कर देती है? प्रेशर अप्लाई कर देती है ना, प्रेशर प्रोड्यूस कर देती है। तो यहाँ पर एक प्रेशर प्रोड्यूस होगा इसी सुपीरियर वेना केवा के अंदर। आप ऐसा समझे कि मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर देता हूँ और इसमें ब्लड मौजूद है, तो इसमें एक किस्म की प्रेशर डेवलप होगी ना इसी सुपीरियर वेना केवा में। तो प्रेशर कितना है? 2 to 8 mmHg है। ये तो एक पॉइंट क्लियर हो गया, 2 to 8 mmHg है। अब फर्ज कीजिए ब्लड इसी राइट एट्रियम में आई, सुपीरियर वेना केवा से ब्लड राइट एट्रियम में आई और वो यहाँ पर पहले से कुछ ब्लड भी मौजूद होता है। तो इसी ब्लड की वजह से इस राइट एट्रियम में एक प्रेशर होता है। वो प्रेशर कितना होता है ये आपने याद रखना है, वो 2 to 6 mmHg होता है।
mmHg प्रेशर का यूनिट है बेसिकली। तो ये क्या है, 2 to यानी राइट एट्रियम में प्रेशर कितना है 2 to 6 mmHg। और जो सुपीरियर वेना केवा है इसमें प्रेशर कितना है 2 to 8 mmHg। अगर ऐसा हो जाए कि इस सुपीरियर वेना केवा का प्रेशर कम हो जाए और ये राइट एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो फिर सुपीरियर वेना केवा से ब्लड राइट एट्रियम में आ सकती है, नहीं आ सकती है ना। इसी वजह से खुदा ने यहाँ पर ये सुपीरियर वेना केवा है ना, इसका प्रेशर किया है थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, ताकि ये जो है ना इसी प्रेशर जो है ना, ये जो राइट एट्रियम में प्रेशर है ये कम हो तो फिर ये सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आ सकती है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो फिर ये सुपीरियर वेना केवा में जो है ना, फिर सुपीरियर वेना केवा जो है ना इसका प्रेशर कम होगा तो ब्लड फ्लो यहाँ नहीं करेगी, और यही राइट एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर ये सुपीरियर वेना केवा में चली जाएगी। तो इसी वजह से खुदा ने जो है ना सुपीरियर वेना केवा के अंदर 2 to 8 mmHg रखा है और राइट एट्रियम में 2 to 6 mmHg रखा है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि बाज़ औक़ात जो सुपीरियर वेना केवा का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है और राइट एट्रियम का प्रेशर कम हो जाता है, तो क्या क्लिनिकल रेलेवेंस हो जाता है या क्या प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, तो हम उसी पॉइंट में डिस्कस करेंगे। बस पहले आपने ये रखना। दूसरा, ये जो वेट है, एक बात मैं भूल गया, इसका वेट जो है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये सुपीरियर वेना केवा का ये जो वेट है ये थोड़ा सा ज़्यादा है। ये इसलिए खुदा ने ज़्यादा बनाया है, एक तो अगर प्रेशर ज़्यादा हो तो इसमें ज़्यादा वॉल्यूम की ब्लड आएगी इसी में, और दूसरा जब एरिया ज़्यादा हो, जब सुपीरियर वेना केवा का ल्यूमन बड़ा हो ना, तो इसमें जब ब्लड आएगी तो इसको रेजिस्टेंस कम होगी, और जब रेजिस्टेंस कम हो ना तो जो फ्लूइड जो ब्लड होगा ना वो आसानी के साथ क्या करेगा, वो आसानी के साथ उस इसी राइट एट्रियम में आ सकता है। अगर इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, इसको हम नैरो कर दे, इसी सुपीरियर वेना केवा को हम नैरो कर देंगे तो फिर प्रेशर भी ज़्यादा होगा सुपीरियर वेना केवा में, एक दूसरा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आसानी के साथ नहीं गुजर सकेगी, और फिर ब्लड इसी सुपीरियर वेना केवा में जमा होगी, और फिर राइट ब्रांकोसेफेलिक्विन, लेफ्ट ब्रांकोसेफेलिक्विन, और फिर ये इसके मुख्तलिफ जो ब्रांचेस होंगे, तो जो वीन्स हमारी इसी आइस को आई है, हमारी पेस को आई है, तो वो क्या होगा, इसमें ब्लड जो है ना वो जमा हो जाएगी, तो ये हमारी एरिया, हमारा फेस, हमारा जो आइस है ना वो स्वेल हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से इसका वेट थोड़ा से ज़्यादा है। दूसरा, ये सबसे अहम चीज़ है, ड्राइविंग फोर्स क्या है। ड्राइविंग फोर्स हम किसको बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स इज द प्रेशर डिफरेंस दैट मेक ब्लड फ्लो फ्रॉम वन प्लेस, फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया। यानी प्रेशर डिफरेंस क्या है, यहीं पर प्रेशर कितना है, यहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है और यहाँ पर प्रेशर कम है, तो ये ड्राइविंग फोर्स है। तो ड्राइविंग फोर्स ही की वजह से ये ब्लड जो है ना ये हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ आती है। तो ये मैंने सबकी रीज़न बता दी कि ये क्या है, कि ड्राइविंग फोर्स क्या है। तो अगर फर्ज कीजिए कि इस तरह हुआ कि ये जो प्रेशर डिफरेंस है, फर्ज कीजिए कि राइट एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा हुआ और इसी सुपीरियर वेना केवा का प्रेशर कम हुआ, तो फिर क्या होगी, तो फिर ब्लड इसी राइट एट्रियम से सुपीरियर वेना केवा में जाएगी, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है। हम तो ये फ्लूइड के लिए पढ़ते हैं कि प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर क्या है। अब अगर दोनों का प्रेशर एक जैसा हो जाए, दोनों का प्रेशर 2 to 6 mmHg राइट एट्रियम का भी और 2 to 6 mmHg सुपीरियर वेना केवा का भी प्रेशर सेम हो जाए, तो फिर सुपीरियर वेना केवा से ब्लड राइट एट्रियम में आ सकती है, नहीं आ सकती है ना। तो फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो फिर जो है ना इंसान का जो हार्ट की जो कंट्रैक्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हो गया, ये जो फार्मूला है ना F = डेल्टा फी डिवाइडेड बाई R। F क्या है, फ्लो है, यानी पर मिनट में ये ब्लड कितना फ्लो कर देता है, तो इसको हम फ्लो बोलते हैं। प्रेशर डिफरेंस यानी इसी और इसी के दरमियान प्रेशर डिफरेंस कितना है, तो ये प्रेशर डिफरेंस हो गया। तीसरा जो पॉइंट है ये रेजिस्टेंस है। अब इसी वीन्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, इसका डायमीटर कितना है, इसमें जो ब्लड है इसका विस्कोसिटी कितनी है। इसके जो चौथा पॉइंट है, ये जो वेसल्स है ना, ये जो सुपीरियर वेना केवा, ये ब्लड को कितना रेजिस्टेंस पेश कर देता है, तो ये रेजिस्टेंस है। तो इसमें आगे हम एक न्यूमेरिकल एक जो है ना एक सिनेरियो भी हल करेंगे कि ये क्लिनिकली कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये बाद में हम करेंगे। अब इम्पोर्टेंस,
इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, ये सुपीरियर वेना केवा की राइट एट्रियम की इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों ये प्रेशर डिफरेंस या ये 2 to 6 mmHg याद कर देते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। तो ये इसलिए ज़रूरी है, इसको एक नाम बोलते हैं, ये सबसे पहले आप याद रखें, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। ये सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम क्या है? सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम ऐसा सिंड्रोम है, बाज़ औक़ात इस तरह होता है हार्ट फेलियर में, ख़ास करके हार्ट फेलियर में, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना, हार्ट फेलियर में इस तरह होता है कि ये सुपीरियर वेना जो राइट एट्रियम है, सॉरी हार्ट फेलियर बेसिकली हम किसको बोलते हैं, जब ब्लड जो है ना, जब हमारा हार्ट सही तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर रहा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर बोल लेते हैं। जब हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर सकता है तो हार्ट में ब्लड क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी, और हार्ट इसी तरह अपना साइज़ क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, और जब साइज़ इंक्रीज़ होगी तो इसमें ज़्यादा ब्लड जमा हो जाएगी, तो इसी वजह से इस राइट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा हो जाएगी, तो इसी वजह से क्या हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया, राइट एट्रियम में प्रेशर क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जब राइट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो फिर ये सुपीरियर वेना केवा का जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा है, इसी से ज़्यादा है। जब सुपीरियर वेना केवा से प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो जो सुपीरियर वेना केवा में जो ब्लड है या जिस जिस रीजन से ये वीन्स आए है, तो इसमें जो है ना क्या हो जाएगी, ब्लड जो है ना वही पर स्टक हो जाएगी, जमा हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता हमारे फेस, हमारी आइज़, ये जो है ना ये क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम बोल लेते हैं। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है, ठीक है। अब जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये रीज़न, ये बेसिकली जो मैं आपको एक एक चीज़ बता देती हूँ, ये तो मैंने वहाँ पर लिख ली है, तो ये मैंने आपको क्या बताया, रीज़न्स बता दी कि ये क्यों इस तरह है। जो सबसे अहम पॉइंट ये है, जो दूसरा पॉइंट है, बाज़ औक़ात ये ड्राइविंग फोर्स के हवाले से, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जब हम किसी पेशेंट को वेज़ो कंस्ट्रक्टर ड्रग देते हैं जो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, पर कीजिए मैंने एक पेशेंट को ऐसे ड्रग्स दिए कि जिसकी वेसल क्या हुई, कंस्ट्रिक्ट हुई, तो कंस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, तो ये इसका डायमीटर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्लस इसकी डायमीटर इतनी हुई, इसकी डायमीटर इतनी हुई। अब प्रेशर डिफरेंस तो है, लेकिन मैंने इस वेसल्स में ब्लड के लिए रेजिस्टेंस किया ज़्यादा कर दिया। यानी ऐसा भी हो सकता है कि ड्राइविंग फोर्स क्या हो, सेम हो, और रेजिस्टेंस हम ज़्यादा करें तो फिर भी जो ब्लड का एक सुपीरियर वेना केवा है ना, वो यहाँ पर ब्लड नहीं आ सकता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जितना प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा, ये आपने याद रखना, जितना प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा, इस तरह है, जितना प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा, ये मैं इस तरह लिख लेता हूँ, जितना प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा इतनी ही आसानी के साथ जो है ना सुपीरियर वेना केवा से ब्लड राइट एट्रियम में आ सकती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जितना ये जो ड्राइविंग फोर्स, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, इतनी ही ब्लड राइट एट्रियम में आसानी के साथ नहीं आ सकती है, ठीक है। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब ये तो बेसिकली सुपीरियर वेना केवा के बारे में था कि सुपीरियर वेना केवा क्या है, ये मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। अब ये जो है ना, ये इंफीरियर वेना केवा है। अब इंफीरियर वेना केवा क्या है, ये तो हमारा हाथ पेप्ट इंटरकोस्टल स्पेस पर मौजूद है, ये जो ऊपर रीजन से, सर से, कान से, नाक से, आइज से, राइट आर्म से, लेफ्ट आर्म से, ब्रेन से, ये जो वगैरह वगैरह अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, इनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती थी तो सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए आती है, क्योंकि ये हमारे हार्ट के ऊपर है इसलिए हम इसको सुपीरियर बोल लेते हैं। अब हमारे हार्ट की नीचे वाले जो ऑर्गन्स है, अब इसको हम क्या बोलें, नीचे है तो इसलिए हम इसको इंफीरियर बोल लेते हैं। अब ये इंफीरियर से किस तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर देती है, तो ये इंफीरियर वेना केवा के ज़रिए होती है। तो ये क्या, ये इंफीरियर वेना केवा है। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद है, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सा है, तो ये इंफीरियर वेना केवा है। ये भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। दूसरा, लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, यानी ये हार्ट हो गया पेप्ट इंटरकोस्टल स्पेस पर, तो ये हमारी बॉडी की लोअर हाफ है ना, तो इससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, ये किससे आती है, ये किसकी मदद से आती है, इंफीरियर वेना केवा के जरिए आती है, और फिर किस में ओपन होगी, राइट एट्रियम में ओपन होगी। ये आपने याद रखना है। जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जितना भी, वो सबसे पहले राइट एट्रियम में आती है, ठीक है। अब इसका लोकेशन कौन सा है, जिस तरह हमने सुपीरियर वेना केवा का लोकेशन पढ़ा, इसी तरह
ये इंफीरियर वेना केवा की लोकेशन भी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट एट द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन का मतलब ये है कि ये फर्ज कीजिए हमारे तो दो लेग्स है ना, तो एक इस तरह होता है कि एक इंफीरियर वेना केवा का एक ब्रांच इसी तरफ गया होता है राइट लेग्स में, एक लेफ्ट लेग्स में। तो ये दोनों जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये लोअर एब्डोमेन में दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। लोअर एब्डोमेन में वेयर द टू बिग वीन्स, ये कॉमन इलियक वीन्स है, यानी एक वीन जो हमारे राइट लेग को गया है और एक वीन जो हमारे लेफ्ट लेग को गया है, तो ये दोनों बड़ी वीन है और ये किस जगह पर इकट्ठी हो जाती है, कॉमन इलियक वीन है, और ये L5 पर दोनों इकट्ठी हो जाती है। क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, यानी जो दो बिग वीन से एक राइट आर्म को गया है, एक लेफ्ट लेग को गया है, एक राइट लेग को गया है, तो इनका नाम क्या है, कॉमन इलियक वीन है, और ये L5 पर दोनों इकट्ठे हो जाती है, ठीक है। और फिर फ्रॉम दियर, यानी इस परस कीजिए एक कॉमन इलियक वीन ये हो गया, एक कॉमन इलियक वीन ये हो गया, तो ये दोनों L5 पर इकट्ठे हो गई। तो फिर ये ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि हार्ट ऊपर है तो ये ऊपर की तरफ आएगा, एन ऊपर की तरफ आएगा। अपवर्ड ऑन द राइट साइड, ये क्या है, इसका मतलब इसका मतलब राइट साइड, यानी अब मेरे ये राइट आर्म है ना, तो इसी साइड पर राइट साइड पर, ठीक है। एंड लेकिन ये राइट साइड नहीं, या जो फ्रंट वाला राइट साइड है ना, ये बैक वाला जो राइट साइड है, यानी इस तरह जो राइट साइड है, तो ये बैक बोन की राइट साइड पर ऊपर आएगी, ठीक है। एंड फिर ये एब्डोमेन को भी क्रॉस करेगी, ये जो हमारा रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं। एब्डोमेन को भी क्रॉस करेंगे, फिर ये डायफ्राम में ये परस के ये डायफ्राम है ना, डायफ्राम, तो इसमें इस तरह ये होल क्रिएट कर देती है, ठीक है। ये अपने MCQs के लिए याद रखना है। परस की मैं यहाँ पर बना देता हूँ, परस के ये इस तरह है, परस के ये एक इंसान है, ये इसका एक लेग हो गया, ये इसका दूसरा लेग हो गया, ठीक है। तो एक वीन इस तरह होता है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बना, ये बस कि ये एक आदमी हो गया, तो एक इलियक वीन यहाँ पर आया होता है, एक इलियक वीन यहाँ पर आया होता है, तो ये दोनों इलियक वीन क्या हो जाते हैं, ये दोनों इलियक वीन L5 पर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जो हमारा स्पाइन का जो राइट साइड है, इसी पे ये ऊपर की तरफ आता है, इसी तरह ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। और जब ये ऊपर की तरफ आता है तो ये एब्डोमेन को भी क्रॉस कर देती है। एब्डोमेन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एब्डोमेन को भी क्रॉस कर, फिर इसके आगे इस तरह डायफ्राम मौजूद होता है इस वीन के, तो फिर ये इसी डायफ्राम में जो है ना इस तरह क्रॉस कर देती है। और फिर हार्ट का जो राइट साइड होता है, जो राइट एट्रियम होता है, इसमें ये इस तरह ड्रेन हो जाती है, ठीक है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसका ये मैंने जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये पर यही लिखा है। दूसरा, इसका लेंथ 20 से लेकर 22 सेंटीमीटर तक है, यानी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये सबसे लार्जेस्ट वीन है। इसका वेट 2 to 3 सेंटीमीटर है। ये इनका वेट जो है ना, इंफीरियर वेना केवा का वेट सुपीरियर वेना केवा से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। अब ये सबसे अहम पॉइंट जो है ना, इसी लेक्चर का सबसे अहम पॉइंट ये दोनों है, ठीक है। एक ये और एक ये आपने याद रखना है। फर्ज कीजिए मैं बात ही कर रहा हूँ या लेक्चर दे रहा हूँ या आप सुन रही है, या मैं हाथ को इस तरह कर लेता हूँ, इस तरह कर लेता हूँ, या हम चलते फिरते हैं, या हम डेली एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, तो ये मुफ्त में नहीं होता है, ये एनर्जी की मदद से होता है। और बेसिकली हमने क्या पढ़ा है कि एनर्जी ही की मदद से कोई आदमी कोई काम कर सकता है। जिस तरह पंखा चलता है तो ये एनर्जी की मदद से चलता है ना, इसी तरह जो हमारा हार्ट है ये पर मिनट में 60 से लेकर 100 कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर देता है। तो ये तो मुफ्त में नहीं कर रहा है ना, इसको भी एनर्जी चाहिए होता है। तो ये एनर्जी इसको किस ज़रिए से मिलती है, तो ये ब्लड के ज़रिए से मिलती है। और ब्लड में ब्लड में फिर ऑक्सीजन मौजूद होता है, और फिर ये ऑक्सीजन क्या कर लेती है, फिर ग्लूकोज के साथ मिल जाती है और फिर इनसे ATP बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। अब हार्ट ये जो मुसलसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर देती है, ये तो फ्री में नहीं कर रहे हैं ना, इसको एनर्जी चाहिए होता है। तो ये एनर्जी इसको आर्टरीज के ज़रिए मिलती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसी जगह पर, लेकिन यहीं पर जो है ना, हम अब हार्ट को पहले से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया है, पहले से मिल गया है। अब हम वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो डीऑक्सीजनेटेड हुआ है, तो हम हार्ट से अब डीऑक्सीजनेटेड
ब्लड किस तरह वापस हार्ट के राइट एट्रियम में आएंगे। ये इस तरह नहीं है। फर्ज कीजिए ये हार्ट है, फर्ज कीजिए ये हार्ट है, तो ये हार्ट का फ्रंट साइड हो गया जो आपके सामने है, जो मेरे सामने है ये आपकी बैक साइड हो गई, ये लेटरल साइड हो गई, ये लेटरल, ये सुपीरियर, ये इंपीरियर। तो हार्ट तो इस तरह मौजूद होता है ना। तो फिर जो है ना कुछ वीन्स ऐसे होते हैं जो हार्ट के राइट साइड से फ्रंट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर देती है, कोई लेटरल साइड से, कोई सुपीरियर साइड से, कोई इंपीरियर साइड से। ऐसे वीन्स होते हैं जो इनसे ब्लड कलेक्ट कर देती है। और फिर इस आर्टरीज होती है जो वो आगे हम डिस्कस करेंगे, जो हार्ट की इसी मुख्तलिफ साइड्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। अब ये दी कोनस वीन्स और टेबिसिन वीन्स, ये ऐसी वीन्स है ना जो हार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर देती है। अब किस तरह, ये यहाँ पर मैंने लिखा है, कोनस वीन ओरिजिनेट फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ये मेरे पास क्या है, राइट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल की जो अपर पार्ट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, इससे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ड्रेन करेगा, कौन लेगा, कोनस वीन लेगा। और फिर प्रेस कीजिए, मैं यहाँ पर ऐसी फर्जियन बना दे, सपोजन बना देता हूँ, पर इसकी ये हार्ट की अपर साइड हो गया राइट वेंट्रिकल की। तो इससे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर इसकी ये इस एक वीन में निकाल देता हूँ, पर इसकी ये कौन सा वीन हो गया, ये कौन सा। तो ये राइट वेंट्रिकल की अपर पार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में इस तरह ड्रेन कर लेता है। ठीक है, ये तो एक कोनस वीन हो गया। दूसरा ये टेबिसिन वीन जो है ना, ये टेबिसिन वीन, ये आपने याद रखना है, ये नेटवर्क ऑफ स्मॉल वीन्स है। मतलब ये छोटी छोटी वीन्स होते हैं, ये छोटी छोटी ब्रांचेस होती है इस वीन्स की, टेबिसिन वीन के। इसने पूरी हार्ट को कवर कर दिया होता है, स्पेशली हार्ट के जो लेयर्स होते हैं, जो मायोकार्डियम होता है, इससे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये टेबिसिन वीन कलेक्ट कर देता है। एक बात। दूसरी बात, ये सबसे पहले आपने याद रखना है, ड्रेन डायरेक्टली इनटू द चेम्बर्स। हमने पढ़ा है ना हार्ट की 3 वाल्स है, 3 वाल्स है सॉरी। तो इससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो टेबिसिन वीन्स कलेक्ट कर देती है। दूसरा, ये इस तरह नहीं है जिस तरह मैंने ये बनाया है, ये इस तरह होता, ये जो मैंने कोनस वीन बनाया ये इस तरह नहीं होता है। ये टेबिसिन वीन इस तरह होता है, ये बस यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर देती है और वापस ही इसी हार्ट में छोड़ देती है। चाहे वो ये राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो छोटी छोटी वीन्स होते हैं। इसमें कितनी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, थोड़ी सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी ना। तो ये बस जिस जगह पर ये चाहे तो ये छोड़ देता है, ये टेबिसिन वीन। ठीक है, लेकिन ये मोस्टली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ देती है ये डायरेक्टली छोड़ देती है। तो ये राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में छोड़ देती है। फर्स्ट के टेबिसिन वीन्स है, जो नेटवर्क ऑफ वीन्स है ना, इसने मायोकार्डियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा कर दिया। तो ये डायरेक्टली इसमें ज़्यादातर राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में छोड़ देती है, लेकिन लेस कॉमनली लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में छोड़ देती है। यानी इस तरह बस डायरेक्ट छोड़ देती है। और फिर यहाँ पर तो पहले से ब्लड मौजूद होगा ना, तो इसमें ये मिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। तो फिर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगी? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये था। अगर मैं इसी को दोबारा आपको समराइज़ कर दूँ तो आज हमने पढ़ा कि हमारा हार्ट जो है ना ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर मौजूद होता है। फिर हमने ये पढ़ा कि इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह आती है। तो जो हमारे हार्ट के ऊपर वाला रीजन इसको हम सुपीरियर बोल लेते हैं। तो जो वीन्स हमारी सर से, हमारे राइट आर्म से, लेफ्ट आर्म से, नोज से, कान से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, इसको हम सुपीरियर वेना केवा बोल लेते हैं। ठीक है, फिर इसने हम ये पढ़ा कि इसका लेंथ जो है ना ये 7 सेंटीमीटर है, इसका वेट 2 सेंटीमीटर है, इसमें प्रेशर 2 to 8 mmHg है। प्रेशर ज़्यादा इसलिए है ताकि ये राइट एट्रियम में अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको क्या कर सके, प्रेशरली ड्रेन कर सके। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि इसका लोकेशन क्या है। तो ये राइट साइड पर मौजूद है चेस्ट के। फिर ये फर्स्ट राइट कोस्टल कार्टिलेज से शुरू हुआ है और फिर ये स्टर्नम के राइट साइड में आया है और तल कोस्टल कार्टिलेज पर ये क्या हुआ, राइट एट्रियम में ड्रेन हुआ। फिर ये ड्राइविंग फोर्स हमने पढ़ा कि ड्राइविंग फोर्स क्या है। फिर मैंने ये आपको फार्मूला बता दिया। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है, अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ आ जाए, प्रेशर ज़्यादा कम हो जाएगा, तो फिर इससे एक डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, डिसऑर्डर प्रोड्यूस। इसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम बोल लेते हैं। हार्ट फेलियर में ये प्रेशर ज़्यादा हो जाते हैं राइट एट्रियम के, जिसकी वजह से ये सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम हो जाती है। फिर हमने ये पढ़ा कि इंपीरियर वेना केवा क्या है। इंपीरियर वेना केवा हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट वीन है। ये हमारे बॉडी की जो लोअर रीजन है
इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कलेक्ट कर देता है, इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट कर देता है। फिर इसका लोकेशन हमने पढ़ा कि एक इलियक्विन राइट को गया है, एक इलियक्विन लेफ्ट को गया है। ये दोनों इलियक्विन L5 वर्टिब्रा पर इकट्ठे हो जाती है। फिर ये अपर यानी जो हमारा स्पाइन का जो राइट साइड है इस तरह, ये राइट साइड की अपर में इस तरह आता है। फिर ये एब्डोमेन को भी क्रॉस कर देती है और डायफ्राम को भी क्रॉस कर देती है और राइट एट्रियम में ये ओपन हो जाती है। ये तो हमने जो पढ़ा ये हमारी हाथों के लिए था, कानों के लिए था, बाजू के लिए था या पाँव के लिए था, या हमारी बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स है इनके लिए था। लेकिन हम बाज़ बुक में भी ये नेगलेक्ट कर दिया है और टीचर्स पढ़ाते भी नहीं है कि ये हार्ट तो खुद एक मस्कुलर ऑर्गन है, इनको भी तो मुसलसल एनर्जी चाहिए होता है। तो ये इसको ये एनर्जी किस तरह मिल लेती है और ये फिर इससे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह जो है ना हार्ट में आती है, तो ये कोई भी नहीं पढ़ा देता है। तो ये है पर मैंने आपको बता दिया कि दो वेन्स होते हैं, एक कोनस वेन्स और एक टेबेसन वेन है। कोनस वेन्स जो है ना ये राइट वेंट्रिकल का जो अपर हिस्सा है इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर देती है और राइट एट्रियम में छोड़ देती है ताकि ये ऑक्सीजनेटेड हो जाए। ठीक है। टेबेसन वेन मैंने आपको बता दिया कि ये नेटवर्क ऑफ स्मॉल वेन्स है और ये बेसिकली जो हमारी हार्ट के जो वाल्स होते हैं, जो 3 वाल्स है, इनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर देती है। और ये इस तरह नहीं कर देती है कि इसने ही राइट एट्रियम में ही छोड़ना है। बाज़ औक़ात इस तरह हो सकता है कि राइट एट्रियम में कॉमनली या राइट वेंट्रिकल में मोस्टली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ देती है, लेकिन कभी कभी इसमें तो छोटी छोटी यानी कम अमाउंट में ब्लड होता है ना, वो इसी जगह पर 100 ml ब्लड से या इस जगह पर 120 ml ब्लड 100 ml 120 ml एक चैम्बर में आ सकता है। तो इसमें ये ब्लड जो है ना ये शामिल हो जाए, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो लिस्ट कॉमनली लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ये अपनी ब्लड जो है ना डीऑक्सीजनेटेड डायरेक्टली जो है ना ये ड्रेन कर सकती है। ठीक है। अब मैं इसी हवाले से आपको एक ज़रूरी पॉइंट बताने देना चाहता था। वो पॉइंट ये है कि हमारी बॉडी का 100% ब्लड है, पर इसकी 100% ब्लड हमारी बॉडी का 100% ब्लड है, तो इसमें 5% ब्लड जो है ना 5% ब्लड और सिर्फ हार्ट को मिल जाता है एनर्जी के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, मुसलसल कंस्ट्रक्शन फिक्सेशन के लिए 5% ब्लड जो है ना हार्ट को मिल जाती है। बाकी 95% ब्लड जो है ना ये हार्ट दूसरी ऑर्गन को पंप कर देती है ताकि वो ज़िंदा रहे, वो अपना काम जारी रख सके। ठीक है। तो ये तो ओवरऑल इसी का एक समरी था और मैं इसको अभी कंटिन्यू करूँगा जो है ना राइट एट्रियम से, और फिर एक एक राइट एट्रियम में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, फिर लंग्स में क्या होगा। तो अब हम एक एक को डिस्कस। जो लेक्चर था ये उसी है क्या एक पार्ट है। उस लेक्चर में हमने बताया था कि जो हमारा हार्ट है ये किस तरह किस ज़रिए से हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर देता है। तो हमने बताया था आपको कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। फिर राइट एट्रियम जो है ना ये बेसिकली क्या कर देती है, हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर देती है, रिसीव कर देती है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे हार्ट की ऊपर जो वीन्स होता है इसको हम सुपीरियर, ये सुपीरियर एरिया है, उसमें जो वीन्स होता है इसको हम सुपीरियर वेना केवा बोल लेते हैं, और जो नीचे वाला रीजन इसको हम इंफीरियर बोलते हैं, इसमें जो वीन्स होता है इसको हम इंफीरियर वेना केवा बोल लेते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हार्ट की भी 2 वीन्स है, कॉनस वीन और टेबेसन वीन। ये चारों वीन्स जो है ना ये राइट एट्रियम में आते हैं और राइट एट्रियम में अपने ब्लड को ड्रेन कर देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि राइट एट्रियम में आ सके। ठीक है। अब राइट एट्रियम क्या है, तो राइट एट्रियम में 100 से लेकर 120 ml तक ब्लड जमा हो सकता है, ये अपने MCQs के लिए याद रखना है। दूसरा, इसमें जब राइट एट्रियम में ब्लड जमा हो जाए तो इसकी वजह से राइट एट्रियम में एक प्रेशर भी जो है ना डेवलप हो जाती है। वो प्रेशर कितना होता है, वो 2 to 6 mmHg प्रेशर होता है, ये आपने याद रखना है। अब जो तीसरा सबसे अहम पॉइंट होता है ये आपने याद रखना है कि राइट एट्रियम में कौन से मसल होते हैं, ये पेक्टिनेट मसल होती है, ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। कौन से मसल, पेक्टिनेट मसल होती है। ठीक है। अब ये पेक्टिनेट मसल इसलिए होती है क्योंकि अब हम आगे पढ़ेंगे कि जब राइट एट्रियम इस तरह कंट्रैक्ट कर देते हैं तो ये इस ब्लड को राइट वेंट्रिकल में जो है ना पुश कर देते हैं, तो इसलिए इसमें जो है ना पेक्टिनेट मसल होती है। ठीक है। अब ट्राइकस्पिड वाल क्या है, ये सबसे अहम पॉइंट है कि ट्राइकस्पिड वाल क्या है। अब ये एक हो ट्राइकस्पिड वाल, एक तो ट्राइकस्पिड वाल है, इसको हम दूसरे नामों से भी जाने जाते हैं क्योंकि इसके दूसरे नाम क्या है ट्राइकस्पिड वाल के। तो ट्राइकस्पिड वाल का जो दूसरा नाम है राइट आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल भी है, ये भी आपने याद रखना है क्योंकि राइट साइड पे आर्टरियोवेंट्रिकुलर यानी एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल के बीच में है, तो इसलिए आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल भी बोल लेते हैं, राइट आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल भी बोल लेते हैं। दूसरा नाम
तीसरा नाम जो इसका है इसको हम एवी वाल भी बोल लेते हैं, ठीक है। अगर पेपर में या कोई बंदा आपसे पूछे कि एवी वाल क्या है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, और ट्राइकस्पिड वाल ही के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ट्राई का मतलब क्या है? 3 है। कस्पिड का मतलब प्लेब्स है या कप्स है, ये हम आगे बढ़ेंगे कि प्लेब्स क्या है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये इसी तरह 3 कप्स होते हैं, 1 2 3, यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल मौजूद होता है? ट्राइकस्पिड वाल मौजूद होता है। इसकी 3 प्लेब्स होते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा, ये एक ऐसा वाल है ना, ये ट्राइकस्पिड वाल, जो सिर्फ ब्लड को एक ही डायरेक्शन में अलाउ कर देते हैं ताकि वो फ्लो कर सके, ठीक है। जिस तरह हमने घर के ऊपर जो है ना, छत के ऊपर इस तरह एक वाटर की टैंकी लगाई होती है, ठीक है। इसी तरह फिर इनसे हमने एक पाइप जो है ना नीचे घरेलू इस्तेमाल के लिए नीचे जो है ना ग्राउंड फ्लोर पर जो है ना इसी तरह आया होता है। फिर इसमें एक वाल इस जगह पर लगा होता है, ठीक है। वो क्या कर देता है, जैसे ही हम इसको क्लोज करें तो ये ऊपर से जो पानी आता है इसको क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अब हम ऑन करें तो पानी जो है ना नीचे की तरफ आता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता प्लस कि ये टैंकी जो है ना ये पानी से खाली हुई, ठीक है, खाली हुई। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है कि प्लस कि यहाँ पर हमने कोई और पानी का सोर्स लगाया है, ठीक है, कोई और सोर्स, तो ये ऐसा नहीं कर सकता है कि ये पानी जो है ना ये वाल ऊपर की तरफ अलाउ करे, ठीक है। बस ये वाल का काम क्या है? पानी को रोकना और एक ही डायरेक्शन में इसके फ्लो को कंटिन्यू करना। इसी वाल का, इस तरह इस वाल का भी काम ये है, वो ब्लड को रोकना, और अगर ब्लड को जाने देना तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, नीचे की तरफ जाने देना, ठीक है। तो ये क्या कर देती है? ये ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ कर देती है। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, ठीक है। अब जब क्या हो जाए, राइट एट्रियम जो है ना, मैं दोबारा बताता हूँ, राइट एट्रियम में 120 ml से ज़्यादा ब्लड जमा हुई, ठीक है। तो अब इसमें पेक्टिनेट मसल मौजूद है, तो ऐसा कंट्रैक्ट करेंगे राइट एट्रियम। जब राइट एट्रियम ऐसा कंट्रैक्ट करेंगे तो ये ट्राइकस्पिड वाल जो है ना ये ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन हो जाएगी तो ब्लड जो है ना राइट वेंट्रिकल में आएगी, ठीक है। अब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आई, अब हम देखते हैं कि राइट वेंट्रिकल क्या है। तो राइट वेंट्रिकल में भी 100 से लेकर 120 ml तक ब्लड जो है ना आ सकती है, ठीक है। दूसरा, इसका जो शेप है ना ये सी शेप, या इसको हम क्लोनिकल शेप भी बोल लेते हैं, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल का शेप, ये तो मैंने आपको फर्जी बताया है कि ये मैंने सपोज एंड हार्ट का डायग्राम बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन हार्ट का जो असल डायग्राम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो जो राइट वेंट्रिकल का जो शेप होता है ये अपने एमसीक्यूज के लिए वो सी शेप है या क्लोनिकल शेप है, ये इस तरह का शेप क्लोनिकल शेप हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये राइट वेंट्रिकल जो है ना ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलास्टिक मसल से बनी होती है, ठीक है। ये आपने याद रखिए, ये पेक्टिनेट मसल से बना होता है, राइट जो एट्रियम होता है, और ये जो है ना राइट वेंट्रिकल ये स्ट्रॉन्ग इलास्टिक मसल से बना होता है। क्यों? इसकी बेसिक रीज़न जो है ना, बेसिक रीज़न वो ये है क्योंकि इसी राइट वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट होना है और ब्लड को हार्ट से ऊपर, हार्ट से बाहर जो है ना, बाहर पल्मोनरी आर्टरी हम पढ़ेंगे इसमें जो है ना फेंकना है, ठीक है। इसी वजह से ये जो है ना स्ट्रॉन्ग इलास्टिक, क्योंकि ब्लड जो है ना ब्लड हार्ट से बाहर फेंकना है, इसी वजह से ये जो है ना स्ट्रॉन्ग इलास्टिक मसल से जो है ना ये बना होता है, ठीक है। अब पल्मोनरी वाल क्या है? गोरा एक पॉइंट तो ये कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल मौजूद होता है। अब ये जो है ना ये जो मैंने बनाया है ये बेसिकली मैंने पल्मोनरी वाल बनाया है, ठीक है। अब ये पल्मोनरी वाल भी इसी ही तरह का काम करता है जिस तरह ट्राइकस्पिड वाल कर देती है, ठीक है। ये भी ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ कर देती है। फर्ज कीजिए कि ये जो राइट वेंट्रिकल है ये इसमें 120 ml से ज़्यादा ब्लड जमा हुई, ठीक है। अब इसमें प्रेशर डेवलप होगी, प्रेशर डेवलप होने के बाद जो है ना ये ऑटोमेटिकली ये राइट वेंट्रिकल इस तरह कंट्रैक्ट करेगा। जैसा ही ये कंट्रैक्ट करेगा इस तरह, तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल है ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और ये जो पल्मोनरी वाल है ये ओपन हो जाएगी, और जैसा ही पल्मोनरी वाल ओपन हो जाएगी तो ब्लड हाई प्रेशर एरिया से कम प्रेशर एरिया में अब इस तरह है। ये जो है ना ये पल्मोनरी वाल मैंने बनाया था, लेकिन इससे इस तरह एक ट्यूब निकला होता है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोल लेते हैं, ठीक है। अब इसी पल्मोनरी आर्टरी में तो ब्लड नहीं है ना, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड नहीं है, तो जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड इसी पल्मोनरी आर्टरी में आएगा और ये पल्मोनरी वाल क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली सिर्फ आपने ये याद रखना है
कि पल्मोनरी वाल किस जगह पर मौजूद है, राइट वेंट्रिकल में, और पल्मोनरी आर्टरी की जो सर है इसकी बीच में ये पल्मोनरी वाल मौजूद है। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी क्या है, अब ये गौर से सुनो। ये पल्मोनरी आर्टरी हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। ठीक है, लेकिन ये वाहिद आर्टरी है हमारे बॉडी में जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल ये एमसीक्यू से आसान एमसीक्यू है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ राइट वेंट्रिकल से तो एक पल्मोनरी आर्टरी निकला। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने बनाया है। ठीक है, इसी तरह एक पल्मोनरी आर्टरी इस तरह निकला, फर्ज कीजिए। अब ये रास्ते में क्या होता है ये आपने याद रखना है। अब इसको रास्ते में दो ब्रांचेस में डिवाइड होना है। इसी पल्मोनरी आर्टरी को रास्ते में दो ब्रांचेस में डिवाइड होना है, एक राइट को एक लेफ्ट को। जो हमारी कितनी लंग्स है, दो है ना, तो जो पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग्स को जाता है तो इसको हम राइट पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे, और जो लेफ्ट लंग्स को जाएगी इसको हम लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। तो ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब एमसीक्यू जिस तरह आ सकता है कि पल्मोनरी आर्टरी की तादाद कितनी है, तो दो है। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी, ये जो मैंने दो बनाए हैं राइट और लेफ्ट, ये फर्दर डिवाइड होते हैं आर्ट्रियोल्स में। ये बेसिक चीज़ है, ये आपने समझना है। ठीक है, आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होती है, और फिर ये आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड होती है कैपिलरीज में। अब कैपिलरीज का क्या मतलब है, बेसिकली जो गैसेस एक्सचेंज होता है ना, गैसेस एक्सचेंज, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ना, वो इसी कैपिलरीज में होते हैं, वो आर्ट्रियोल्स में नहीं होती है या पल्मोनरी आर्टरी में नहीं होती है, वो किस में होती है, कैपिलरीज में होती है। अब कैपिलरीज में किस तरह होगी, कैपिलरीज में इस तरह होगी, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। हमारी जो कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज, इसमें किस गैस की मकदार ज़्यादा है जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा, ये तो ज़रूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होगी। ठीक है, और ऑक्सीजन की मकदार क्या होगी, कम होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा है। ठीक है, और हमारे लंग्स में किस चीज़ की मकदार ज़्यादा है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होगी ना। मतलब मैंने इस तरह इनहेल कर दिया तो किस चीज़ की मकदार ज़्यादा हुई, ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा हुई है। और कैपिलरीज में कौन सी ब्लड आई है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें कौन सी किस गैस की मकदार ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा है। तो इससे पहले हमने लेक्चर में क्या पढ़ा था, ड्राइविंग फोर्स पढ़ी थी कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक हायर प्रेशर एरिया से कम प्रेशर एरिया की तरफ जो है ना गैस जाती है। तो अब क्या होगा, कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा है और लंग्स में ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेशर एरिया से कम प्रेशर एरिया की तरफ जाएगी, यानी लंग्स में आएगी, और लंग्स हाई प्रेशर एरिया है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, और कम प्रेशर एरिया यानी कैपिलरीज में जाएगी, तो इसी वजह से गैस एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो बेसिकली गैस एक्सचेंज किस जगह पर होती है, कैपिलरीज में होती है। ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। अब ये क्या है, पल्मोनरी वेन्यूल्स क्या है। अब गैसेस एक्सचेंज तो कैपिलरीज में हुआ। ठीक है, कैपिलरीज में गैस एक्सचेंज हुआ, ब्लड जो है ना ऑक्सीजनेटेड हुआ, तो फिर ये कैपिलरीज बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ये कैपिलरीज फिर दो दो तीन तीन चार चार जो है ना ये इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर इनसे एक थोड़ा सा बड़ा ट्यूब बन जाती है, बिल्कुल थोड़ा सा, कैपिलरी से थोड़ा सा बड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स बोल लेते हैं। तो फिर दो दो तीन तीन चार चार पाँच कैपिलरीज मिल जाती है और फिर से एक ट्यूब बन जाती है, इसको हम वेन्यूल्स बोल लेते हैं। अब वेन्यूल्स भी क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। ठीक है, अब क्या होगा, फिर ये स्मॉल वेन्यूल्स बन जाती है, स्मॉल वेन्यूल्स इकट्ठे हो जाती है, फिर इससे पल्मोनरी वीन बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है, पल्मोनरी वीन बन जाती है। अब एक बात गौर से सुनना, हमारी बॉडी में जितनी भी वीन्स है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, लेकिन ये वाहिद वीन है पल्मोनरी वीन, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एमसीक्यूज ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो तादाद में कितनी है, दो है, लेकिन जो पल्मोनरी वीन है वो तादाद में कितनी है, 4 है, यानी दो राइट लंग से आएगी और दो लेफ्ट लंग से आएगी, और किस जगह पर ड्रेन होगी, किस जगह पर आएगी, इसी लेफ्ट एट्रियम में आएगी, यानी दो एक लंग से आएगी और दो दूसरी लंग से आएगी। ठीक है, और फिर ये
लिफ्ट एट्रियम में आएगी। अब लिफ्ट एट्रियम में कौन सी ब्लड आएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी। पल्मोनरी वीन में कौन सी ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि पल्मोनरी वीन की तादाद कितनी है? 4 है। और 2 राइट लंग्स आएगी, 2 लेफ्ट लंग्स आएगी। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ठीक है, अब लिफ्ट एट्रियम क्या है? लिफ्ट एट्रियम उसी ही तरह का है जिस तरह राइट एट्रियम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का है। ठीक है, तो अब लिफ्ट एट्रियम में कौन सी ब्लड मौजूद है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। अब लिफ्ट एट्रियम में, यानी लिफ्ट एट्रियम में और लिफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? एक वाल मौजूद होता है इसी तरह। इसको हम बाइकस्पिड वाल बोलते हैं। इसकी 2 प्लेट्स होती है। ठीक है, बाइकस्पिड वाल को हम मेट्रो वाल भी बोल लेते हैं। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। इसका दूसरा नाम मेट्रो वाल भी है। ठीक है, अब बाई मतलब 2, कस्पिड मतलब प्लेट्स। ठीक है, अब लिफ्ट वेंट्रिकल, जब लिफ्ट एट्रियम में ब्लड 120 ml से ज़्यादा हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह कंट्रैक्ट करेगी। जैसे ही कंट्रैक्ट करेगी तो ये बाइकस्पिड वाल क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी। ठीक है, अब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना, ये स्ट्रांग है। हमारी जितनी भी ये पोर चैम्बर्स है, इसमें सबसे स्ट्रांग जो है ना चैम्बर है वो क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। दूसरा एंड थिकेस्ट वाल, इनके जो वाल है ना ये थिक होते हैं, क्रिएट हाई प्रेशर, क्योंकि ये कितना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं? 120 mmHg प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल इतनी प्रेशर से ये ब्लड को फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, इसलिए ये स्ट्रांग भी है और थिक वाल से बना है। ठीक है, अब ये तो ब्लड अब लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड 120 ml से ज़्यादा हो जाएगी तो इसने भी तो कंट्रैक्ट होना है। तो इससे इसी जगह पर एक और पाइप, एक और वाल होता है इसी जगह पर। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ। इसी जगह पर एक वाल होता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, सॉरी, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वाल होता है इसको हम क्या नाम बोलते हैं? इसको हम आयोटिक वाल बोल लेते हैं। और ये भी आयोटा के सिर में होता है और ये भी ब्लड को एक ही डायरेक्शन में अलाउ कर देती है। ठीक है, अब आयोटिक वाल जब लेफ्ट वेंट्रिकल में 120 ml से ज़्यादा ब्लड हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये लेफ्ट वेंट्रिकल भी इस तरह कंट्रैक्ट करेगी। जैसे ही कंट्रैक्ट करेगी तो ये बाइकस्पिड वाल क्लोज हो जाएगी और ये वाल जो है ना, ये आयोटिक वाल, ये ओपन हो जाएगी और ब्लड जो है ना इससे आयोटिक वाल से फिर एक पाइप इस तरह निकला होता है। ठीक है, एक पाइप निकला होता है। ठीक है, इसी तरह इसको हम क्या बोल लेते हैं? आयोटा बोल लेते हैं। और इसी आयोटा ने अब पूरे जिस्म में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। अब आयोटा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। जिस तरह इंपीरियर वेन के बाद सबसे बड़ा वीन था, इसी तरह आयोटा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये किस जगह से ओरिजिनेट हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। अब ये आयोटा जो है ना, ये आयोटा जैसे ही आयोटा इससे बाहर निकलता है तो ये एक ब्रांच में डिवाइड होता है। इसी जगह पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है ना बना सकूँ, लेकिन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, इसी जगह पर एक हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है, ठीक है, ये 2 हो गई। ठीक है, तो ये आयोटा जैसा ही लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी तो ये एक ब्रांच में डिवाइड होगी। एक ब्रांच में पहले एक ब्रांच में डिवाइड होगी जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलेंगे। ठीक है, ये जो मैंने बनाया कोरोनरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, यानी आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला तो ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होगी, जिस तरह मैंने यहाँ पर बनाया है, राइट कोरोनरी आर्टरी और आर्च ऑफ आयोटा। ठीक है, ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होगी। फिर ये जो कोरोनरी आर्टरी है ना, ये कोरोनरी आर्टरी ये फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होगी। यानी ये परस की ये कोरोनरी आर्टरी हो गई है, ये कोरोनरी आर्टरी हो गई। ये यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये कोरोनरी आर्टरी हो गया। तो ये फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। ठीक है, तो एक को हम राइट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, एक को हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बोल लेते हैं। ठीक है,
अब राइट कोरोनरी आर्टरी क्या करेगा, राइट कोरोनरी आर्टरी हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी और बाज़ औक़ात पोस्टीरियर साइड ऑफ हार्ट को भी ब्लड प्रोवाइड करेगी। यानी अगर जब आप ये इस तरह करें कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है ना, ये हमारे हार्ट के रिलेटेड, यानी हमारे हार्ट की पोस्टीरियर इंटीरियर इसी जगह को ब्लड प्रोवाइड कर देती है, लेकिन जो वो वाला है ना, ये आर्च ऑफ आयोटा, ये हमारे पूरी जिस्म में जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब राइट कोरोनरी आर्टरी क्या करेगा, राइट कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट की जो राइट साइड है और जो बैक साइड है इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी। ठीक है। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये दो ब्रांचेस में डिवाइड है। प्रेस कीजिए, ये राइट हो गया, तो ये जो लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट हो, ये फर्दर दो ब्रांचेस में इस तरह डिवाइड है। ठीक है। ये ड्रा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये वीन्स है, ये ड्रा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। ये पर मैंने डायग्राम भी बनाया है। तो जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ना, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और सरकम्प्लेक्स आर्टरी। ये दो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दो ब्रांचेस में फिर डिवाइड है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और सरकम्प्लेक्स आर्टरी। अब लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी क्या करेगा, हमारे हार्ट का जो फ्रंट साइड है प्लस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये मैंने सेप्टम नहीं लिखा है, लेकिन ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी। यानी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का मतलब क्या है, यानी एक वेंट्रिकल और दो वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल और इसी वेंट्रिकल जो दूसरा वेंट्रिकल, इनके दरमियान के जो बीच का जो पर्दा है इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन प्रोवाइड करेगा, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और जो हार्ट का जो फ्रंट साइड है इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन प्रोवाइड करेगा, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है। अब लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को हम विंडो मार्कर आर्टरी भी बोल लेते हैं। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। विंडो मार्कर आर्टरी भी बोल लेते हैं। क्यों बोल लेते हैं, क्योंकि ये हमारे हार्ट की फ्रंट साइड को ब्लड प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर देती है। ये तो क्लियर हो गया। अब सरकम्प्लेक्स आर्टरी क्या करेगी, ये हमारे हार्ट की लेफ्ट साइड प्लस बैक ऑफ हार्ट, यानी ये बाज़ औक़ात जो है ना, ये अगर आप इसको मिटा भी दे तो कोई बात नहीं। ठीक है। अब सरकम्प्लेक्स आर्टरी क्या करेगा, लेफ्ट साइड को और बैक ऑफ हार्ट को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर देती है। ठीक है। और इसको हम सरकम्प्लेक्स आर्टरी को हम क्या बोल लेते हैं, पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर आर्टरी भी बोल लेते हैं। ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे हार्ट की पोस्टीरियर या बैक साइड को ब्लड प्रोवाइड कर देती है। इसी तरह सरकम्प्लेक्स आर्टरी को हम पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर आर्टरी भी बोल लेते हैं। अब ये तो हमारे हार्ट का जो फ्रंट साइड था या इंटीरियर साइड था या पोस्टीरियर साइड था या लेटरल साइड था, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कोरोनरी आर्टरी इसी तरह प्रोवाइड कर देती है। ठीक है। अब जो हमारी बॉडी, जो हमारा बाकी बॉडी है, जो हमारी किडनी है, जो हमारी राइट आर्म है, लेफ्ट आर्म है, हेड है, राइट साइड ऑफ हेड है, लेफ्ट साइड ऑफ हेड है, इसको कौन सी आर्टरी ब्लड प्रोवाइड करेगी, तो ये ओ है। ठीक है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आर्च ऑफ अयोटा क्या है, जैसा ही अयोटा, आर्च क्या है, आर्च का मतलब जब जानते हैं, आर्च ये है जैसे ही अयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है तो ये ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। जिस तरह पर मैंने यहाँ पर बनाया है, तो ये ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, तो इसको हम क्या बोल लेते हैं, आर्च बोल लेते हैं। यानी जैसे ही अयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकले और ये ऊपर की तरफ मुड़ जाए तो उस मुड़ने की जगह को हम आर्च ऑफ अयोटा बोल लेते हैं। ठीक है। अब तो फिर ये क्या कर देती है, ये आर्च ऑफ अयोटा 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। ठीक है। ब्रांकोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है। अब ये ब्रांकोसेफेलिक ट्रंक जो है ना, ये ब्रांकोसेफेलिक ट्रंक है, सॉरी, तो ये ब्रांकोसेफेलिक ट्रंक फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक को हम राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी बोल लेते हैं और दूसरी को हम राइट सबक्लेवियन आर्टरी बोल लेते हैं। ठीक है। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी राइट साइड ऑफ द हेड, यानी जो हमारे हेड का जो राइट साइड है और नेक का जो राइट साइड है, इसको राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी। राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो हमारा राइट आर्म है, इसको राइट सबक्लेवियन आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी। ठीक है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हमारी जो हेड का जो लेफ्ट साइड है और जो नेक का जो लेफ्ट साइड है, इसको लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी। ठीक है। और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी हमारी लेफ्ट आर्म को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना ये प्रोवाइड करेगी। अगर मैं इस लेक्चर को जो है ना समराइज़ करूँ तो ये बिल्कुल आसान सा है। इससे पहले लेक्चर में हमने बताया था कि हमारी बॉडी जो है ना, हमारा हार्ट पेप्ट इंटरकोस्टल स्पेस पर मौजूद होता है।
इससे जो ऊपर वाला विंस होता है इसको हम सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं, इसके नीचे वाला जो विंस होता है इसको हम इंफीरियर वेना केवा बोल लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, ये दोनों विंस बल्कि इन कोनस वेन टेबेसिन वेन को भी मिला दे तो ये हमारे हार्ट से और हमारी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये वो राइट एट्रियम में लाता है। अब राइट एट्रियम में कितना ब्लड आ सकता है, 100 ml से लेकर 120 ml तक ब्लड आ सकता है। फिर जब राइट एट्रियम ब्लड से भर जाए तो इसमें एक वॉल होता है राइट एट्रियम के और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जिसको हम ट्राइकस्पिड वाला बोलते हैं, वो ओपन हो जाएगा और ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगी। जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आई तो कुछ देर बाद राइट वेंट्रिकल भी ब्लड से भर जाएगा और फिर इसी राइट वेंट्रिकल में एक वॉल होता है जिसको हम पल्मोनरी वॉल बोल लेते हैं, तो पल्मोनरी वॉल ओपन हो जाएगा और ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जो है ना ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी। अब पल्मोनरी आर्टरी को दो ब्रांचेस में डिवाइड है, एक को हम राइट पल्मोनरी आर्टरी बोल लेते हैं, एक को हम लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी बोल लेते हैं। फिर ये राइट और लेफ्ट लंग्स को जाएगी। फिर ये जो है ना मैंने आपको बताया कि ये आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होगी, ये राइट और लेफ्ट आर्टरीज। फिर ये कैपिलरीज में डिवाइड होगी, कैपिलरीज में ऑक्सीजनेशन होगी, गैसेस एक्सचेंज होगी। फिर ये कैपिलरी स्मॉल जो है ना ये 2 3 3 4 4 मिल जाते हैं। फिर इनसे वेन्यूल्स बन जाएगी, फिर इनसे पल्मोनरी वीन्स बन जाएगी। तो कितनी वीन्स बन जाएगी, 4 वीन्स बन जाएगी। दो राइट लंग से निकलेगी, 2 लेफ्ट लंग से निकलेगी। फिर ये चारों वीन्स जो है ना ये किस जगह पर आएगी, लेफ्ट एट्रियम में आएगी। अब पल्मोनरी वीन्स एक ऐसा वीन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वाहिद वीन है। अब चारों वीन्स लेफ्ट एट्रियम में आएगी। लेफ्ट एट्रियम में जब लेफ्ट एट्रियम जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर जाए तो फिर ये जो बाइकास्पिड वॉल है ये ओपन हो जाएगा और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी। जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड से भर जाएगा तो ये आयोटिक वॉल जो है ना ये ओपन हो जाएगा और ब्लड आयोटा में आएगी। अब आयोटा 2 ब्रांचेस में डिवाइड है, एक को हम कोरोनरी आर्टरी बोल लेते हैं, दूसरी को हम आर्च ऑफ आयोटा बोल लेते हैं। कोरोनरी आर्टरी फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड है, एक को हम राइट कोरोनरी आर्टरी बोल लेते हैं, एक को हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बोल लेते हैं। राइट कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट के राइट साइड को ब्लड प्रोवाइड करेगी और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड है, एक को हम लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बोल लेते हैं, दूसरे को लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी बोल लेते हैं। तो लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हमारी हार्ट की फ्रंट साइड को और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी। इसको हम दूसरा क्या नाम विंडो मार्कर आर्टरी भी बोल लेते हैं, क्योंकि ये हमारे हार्ट के फ्रंट साइड को ब्लड प्रोवाइड कर देती है, इसी वजह से हम इसको ये नाम दे दिए हैं। अब सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी क्या है, सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी हमारी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी और ये इसको हम पोस्टीरियर प्लस बैक साइड को, इसी वजह से इसको हम पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर आर्टरी भी बोल लेते हैं। ये तो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह मिल जाता है ये तो इसके बारे में था। अब ये तो हार्ट को किस तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है ये तो इसके बारे में था। अब हमारी बाकी बॉडी को किस तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाती है, तो ये आर्च ऑफ आयोटा के जरिए। आर्च क्या है, जैसा ही आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है तो ये ऊपर की तरफ मोड़ लेता है, इसी मोड़ी हुई जगह को हम आर्च बोल लेते हैं। तो इसी जगह पर ये तीनों ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, एक को ब्रांकोसेफेलिक ट्रंक बोलते हैं, दूसरे को हम लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी बोल लेते हैं, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी बोल लेते हैं और तीसरे को हम लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी बोल लेते हैं। ठीक है, अब जो ब्रांकोसेफेलिक ट्रंक है ये 2 आर्टरीज में डिवाइड है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में और राइट सबक्लेवियन आर्टरी में। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हमारे राइट साइड ऑफ द हेड और नेक को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी हमारे राइट आर्म को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हेड एंड नेक को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी हमारे लेफ्ट आर्म को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है।